पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। असम विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं असम में अपनी खोई सत्ता को वापस पाने के लिए रविवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी जोरहाट पहुंच गईं। यहां उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पूछा, क्या पीएम मोदी कभी चाय बागान गए, वहां महिला कार्यकर्ताओं से मिले? चाय बागान मजदूरों को दिहाड़ी के रूप में 350 रुपए प्रतिदिन देने का वादा करने वाले पीएम को क्या कभी इन मजदूरों का दर्द महसूस नहीं हुआ? उनको ये लगा कि 5 ऐसी चीजें हैं जो अगर आपके लिए आप कर पाए जब सरकार में आए तो आपको बहुत सुविधा होगी। तो कांग्रेस ने इस चुनाव में 5 गारंटी तय की हैं। ये वादे नहीं हैं, ये खोखले वादे नहीं हैं, ये झूठ नहीं है, ये 5 गारंटी हैं कि कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गारंटी करते हैं कि ये काम हम आपके लिए करेंगे। क्या है ये 5 गारंटी? सबसे पहले तो रोजगार की बात है। हम 25 लाख रोजगार का दावा नहीं कर रहे हैं, हम 5 लाख रोजगार देने का दावा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि एक ऐसा दावा है जिसे हम पूरा कर सकते हैं। ये खोखला नहीं है। हम भी कह सकते थे 25 लाख करेंगे, लेकिन हम वो कह रहे हैं जो हम करके दिखाएंगे। वहीं बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे सोनार बांग्ला संकल्प पत्र कहा है। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण, मछुआरों को हर साल 6,000 रुपए, केजी से पीजी तक लड़कियों की पढ़ाई फ्री करने और उत्तर बंगाल, जंगल महल और सुंदरबन में 3 नए एम्स खोलने की बात कही गई है। हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार का वादा भी किया गया है। घोषणा पत्र में नोबेल प्राइज की तर्ज पर टैगोर प्राइज देने का ऐलान भी किया गया है। राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम। हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना को आगे बढ़ाते हुए 75 लाख किसानों को जो 18,000 रुपया 3 साल से ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया है, वो एक साथ कोई कट मनी के बगैर सीधा इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम किया। और उसके बाद हर साल भारत सरकार के 6,000 रुपया जो आता है, इसके अंदर राज्य सरकार का 4,000 रुपया जोड़कर 10,000 रुपया किसानों को देने का काम करें। सभी मत्स्य पालकों को, मछुआरों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मोदी जी एक यूनिक योजना लेकर आए हैं। देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य के लिए कोई खर्चा न करना पड़े। आयुष्मान भारत योजना। राजनीति, जैसे मैंने कहा कि दुश्मनी का जो भाव होता है, ये यहां तक गया है कि बंगाल के गरीबों को ये 5 लाख रुपया नहीं मिलता है। हमने तय किया है कि पहले ही कैबिनेट के अंदर बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ। वहीं मोगा के बाघा पुराना में आम आदमी पार्टी की रैली हुई। रैली में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसान आंदोलन सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे देश का आंदोलन है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह किसानों के साथ है और आगे भी रहेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब वीरों की धरती है। देश में अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो पंजाबी ही सबसे पहले आवाज उठाते हैं। किसान आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है, ये केवल एक राज्य का आंदोलन नहीं है। सूरत में आम आदमी पार्टी ने नगर निकाय चुनावों में पहली बार 27 सीटें जीतकर भाजपा को हराया है। अरविंद केजरीवाल ने किसान महासम्मेलन नाम से आयोजित रैली से विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आपकी मुहिम का शंखनाद किया। उन्होंने रैली के मंच से नया पंजाब, खुशहाल पंजाब का नारा भी दिया। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, कोई पावर कट नहीं लगता। 24 घंटे बिजली आती है और बिजली का बिल कितना आता है?
ये मैं देख रहा हूं कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा। मैं देख रहा हूं कई लोगों के चेहरे फटे हैं अभी, उनको समझ नहीं आ रहा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, बिजली का बिल 0 कैसे आ सकता है। भाई साहब, दिल्ली में 73% लोगों का बिजली का बिल 0 आता है। उनके घर बिजली का बिल नहीं आता, उनके घर बिजली का बिल नहीं आता, 24 घंटे पे आती है। चमत्कार है ये। और पंजाब के अंदर इतना बिजली का बिल आता है, तो दिल्ली के अंदर अगर 24 घंटे बिजली आती है। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थी अब अपना परीक्षा केंद्र बदल सकते हैं। बोर्ड ने इसका विकल्प दिया है। अगर परीक्षार्थी कोरोना से पीड़ित हैं या कोरोना के कारण अपने शहर में नहीं हैं तो प्रायोगिक और सैद्धांतिक परीक्षा का केंद्र बदल सकते हैं। इसके लिए स्कूल में 25 मार्च तक आवेदन करना होगा। स्कूल की ओर से संबंधित छात्र का आवेदन 31 मार्च तक बोर्ड को भेजना होगा। आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। अगर छात्र अपने ही शहर में केंद्र बदलना चाहते हैं तो वे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। अगर परीक्षार्थी सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों परीक्षाओं के केंद्र बदलना चाहते हैं तो अलग अलग स्कूलों में केंद्र दिया जाएगा। दूसरे देश के सीबीएसई परीक्षार्थियों के लिए भी केंद्र बदलने का विकल्प दिया गया है। तो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की लिखी एक चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। इस मुद्दे पर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि आखिर सचिन वाजे की नियुक्ति किसके दबाव में की गई? ये शिवसेना का दबाव था, मुख्यमंत्री या मंत्री का दबाव था, या फिर शरद पवार का भी दबाव था? अगर एक मंत्री का टारगेट 100 करोड़ था तो बाकी मंत्रियों का टारगेट क्या था? इस दौरान शरद पवार को लेकर हुए सामने आई कुछ बातों का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने उनसे भी कई सवाल किए हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि पूरे मामले पर शरद पवार की खामोशी सवाल उठाती है। वहीं सियासी घटनाक्रम के बीच एनसीपी अध्यक्ष सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। यूजर्स उनकी तरफ भी उंगलियां उठा रहे हैं। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने एक चिट्ठी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्यपाल को लिखी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे से कहा कि हमें 100 करोड़ रुपए महीना बंदोबस्त करके दो। महत्वपूर्ण विषय उठाने जा रहा हूं। पहली बात यह बताएं कि सचिन वाजे सस्पेंडेड था। ये बहुत उनके खिलाफ आरोप है एक्सटॉर्शन के, बाकी सबके अलग विषय। वर्षों तक वो सस्पेंडेड था। उसको कोरोना में अपॉइंट कराया गया वर्षों के बाद, और कहा गया कि क्योंकि कोरोना में पुलिस वाले बीमार पड़ रहे हैं इसलिए इनको लिया जा रहा है। बीजेपी की ओर से पहला सवाल यह है कि उनकी नियुक्ति किसके दबाव में की गई? अंडर हुज प्रेशर दिस सचिन वाजे, हु इज सपोज्ड टू एक्सटॉर्ट मनी, वॉज रीइंस्टेटेड? या शिवसेना का दबाव था, मुख्यमंत्री का दबाव था, या शरद पवार का भी दबाव था? यह हम पहली बात जानना चाहते हैं। बीजेपी का यह सवाल इसलिए भी जरूरी है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर सचिन वाजे के रोल को डिफेंड किया गया। आपने सुना होगा, बोथ द चीफ मिनिस्टर, देयर पार्टी ऑर्गन सामना and other NCP leaders have defended the appointment of Sachin Waje. तो जिस व्यक्ति को वहां का होम मिनिस्टर कह रहा है कि तुम्हें 100 करोड़ की वसूली करानी है, जिसका रिकॉर्ड बहुत ही गड़बड़ है, जो वर्षों तक सस्पेंडेड में रहा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी पर सियासत तेज हो गई है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की है। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने एक साल में 1200 करोड़ की जो उगाही की, अब उसका हिसाब देना होगा। गृह मंत्री अनिल देशमुख हर हाल में इस्तीफा दें और केंद्रीय एजेंसियां वसूली की जांच कर सच सामने लाएं। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इसकी कड़ी से कड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। जैसे मैंने कहा था अभी पहले कि हम लोग पहले सुनते थे, सोचते थे कि
बम टेररिस्ट लगाते हैं, लेकिन अभी पता चला बम पुलिस लगाते हैं, पुलिस बम रखते हैं। और कोई भी पुलिस हो, पुलिस कमिश्नर हो या और कोई भी हो, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी किसी के इंस्ट्रक्शन के बिना कि पुलिस ये काम करे। उनको जरूरत भी नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट को कोई जरूरत भी नहीं है। और किसके घर के बाहर, जो देश का सबसे बड़ा उद्योगपति है, उनके घर के बाहर, जिनकी एक इजरायली सिक्योरिटी है, और मुझे लगता है कुछ मध्य प्रदेश की भी उनके पास सिक्योरिटी है, ऐसे मुझे कुछ पता चला है। उस रोड पे आप एक दो बार गए तो आपकी इंक्वायरी भी हो सकती है। वहां पे एक 24 घंटे गाड़ी खड़ी रहती है एक बम लेके, और उसमें एक लेटर रहता है जिसमें मारने की एक रिक्वेस्ट होती है कि मैं आपको मारने वाला हूं, प्लीज आप तैयार रहिए। हाँ? ऐसे कभी आज तक महाराष्ट्र में हुआ नहीं। जिन्हें बाहर की जो स्टेट्स हैं वो आज तक महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देते हैं। हम लोग कहते थे कि भाई स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस है उसके बाद मुंबई की पुलिस आती है। मुझे लगता है दुनिया भर में कहीं भी आप जाओ, किसी भी देश में जाओ, मुंबई पुलिस जैसी कोई पुलिस नहीं है। उन लोगों की, इन राज्यकर्ताओं ने, इन पॉलिटिशियंस ने ये हालत कर दी है उनकी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने जिस तरह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर गृहमंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बाद से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। इस पर सीपीआई नेता डी राजा की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आइए आपको सुनाते हैं। In the media, in public domain. The rest we do not know. It is for the Chief Minister of Maharashtra, Uddhav Thackeray, and Mr. Sharad Pawar, the leader of NCP, to tell the people what exactly is going on in the state of Maharashtra, what is behind all these revelations coming out in public domain. They should explain, because we do not know what exactly happened, what is going on, what is behind all these developments which are in the public domain. We do not know. So it is for Mr. Uddhav Thackeray and Mr. Sharad. आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख हिरेन हत्या मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब मामले में दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने 30 मार्च तक एटीएस की कस्टडी में उन्हें भेज दिया है। अब लगभग मनसुख हिरेन हत्या मामला सुलझ चुका है। महाराष्ट्र एटीएस ने दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए 2 लोगों का हाथ मनसुख की हत्या के पीछे था। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी पुलिस वाला है। दोनों ही आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। तो वहीं महाराष्ट्र एटीएस के डीआईजी शिवदीप लांडे ने मनसुख हिरेन मामले में सोशल मीडिया पर दावा किया कि हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि अति संवेदनशील मनसुख हिरेन मर्डर केस की गुत्थी सुलझी। मैं अपने पूरे एटीएस पुलिस फोर्स के सभी साथियों को दिल से सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने पिछले कई दिनों से रात दिन एक करके इस केस में न्यायपूर्ण तरीके से परिणाम निकाला। ये केस मेरे पुलिस कैरियर का अब तक का सबसे जटिल केसों में से एक रहा। तो अपनी बयानबाजी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल किसानों के विरोध का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे केंद्रीय राज्य मंत्री कटारिया ने इस बार किसानों से बड़ा सवाल पूछा है। कटारिया ने किसानों को कांग्रेस राज के संघर्ष भरे दिन याद करने की नसीहत देते हुए कहा कि किसान वो दिन याद करें जब गन्ने की पेमेंट के लिए कांग्रेस ने किसानों को घोड़ों के पैरों तले कुचलवाया था। वहीं कटारिया ने कहा कि जब से वो मंत्री बने हैं तभी से किसानों ने उनकी जान लेनी की हुई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना अपने 1 दिवसीय दौरे पर मुरादाबाद पहुंचे। इस दौरान मंत्री खन्ना ने सर्किट हाउस में जनपद के वित्त, चिकित्सा और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी हो रही है और लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति लापरवाह हो रहे हैं, जो कि गलत है। मंत्री ने कहा कि सरकार के साफ निर्देश हैं कि दवाई लीजिए और कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। वहीं सुरेश खन्ना ने पंचायत चुनाव पर कहा कि पंचायत चुनाव हम बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीतेंगे। कोरोना की रिकरेंस हो रही है
और सावधानी बरतनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ सावधानी नहीं बरती जा रही, हम लोग भी मास्क के प्रति लापरवाह हो रहे हैं। जो सरकारी निर्देश हैं, बार बार ये कहा गया कि दवाई भी लीजिए और ढिलाई नहीं होना चाहिए। ये भी कहा गया है कि आप मास्क का प्रयोग करिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। तो जो लोग पालन कर रहे हैं वो तो बचे हुए हैं जी, और नहीं तो कोरोना के साथ जीना है। ये मान के चलिए, रिकरेंस हो रही है, केसेस बढ़े हैं। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश में 1% भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और इसी बात का प्रचार प्रसार होना चाहिए। पंचायत चुनाव हम जीतेंगे। तो पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में पंजाब विधानसभा स्पीकर राणा केपी सिंह ने शिरकत की। उनके साथ कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी भी मौजूद रहे। इस दौरान स्पीकर राणा केपी सिंह ने बताया कि इस इलाके को प्लास्टिक फ्री जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पौधारोपण के साथ साथ आसपास के लोगों की समस्याओं को भी सुना, ताकि इलाके के लोगों की समस्या का समाधान हो सके और उनकी मांगों को पूरा किया जा सके। जंगली जीव जंतुओं वास्ते पीण दे पानी की व्यवस्था करने लई एक ट्यूबवैल का नींह पत्थर साडे मैंबर पार्लीमेंट तिवाड़ी साहब जी के हत्थों रखवाया। इस जोन नूं प्लास्टिक फ्री जोन करने वास्ते भी उपराला किया। प्लास्टिक फ्री जोन इनू डिकलेयर किया। इस तो अलावा कुछ नवे दरख्त लाए और इस दे नाल नाल इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाल वसदे पिंडां दे लोकां दीआं मैं ते तिवाड़ी साहब ने समस्यावां सुणीआं और वो सारियां चीज़ां DFO साहब दे ध्यान च लिआंदियां। देखो इदा है कि वातावरण नूं लैके जंगलों नूं लैके साडी सरकार दी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दी सरकार दी उस तो पहला जदों UPA दी सरकार सी केंद्र दे विच साडी एक बड़ी वड्डी प्राथमिकता रही है। और अज बहुत खुशी की गल है कि मानयोग स्पीकर पंजाब विधान सभा राणा कंवरपाल सिंह जी और मैं आज इत्थे आए हैं और ये ट्री प्लांटेशन ਜਿਹੜੀ ड्राइव है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ शुरू ਕੀਤਾ और मैनू उम्मीद है कि ये ਜਿਹੜੀ एक बहुत ही अच्छी सेंचुरी है ये इदा ही बरकरार रहेगी और उसदे नाल नाल। तो हरियाणा में भी कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अभी वो कोरोना के बढ़ते मामलों के कारणों का अध्ययन कर रहे हैं। 31 मार्च तक अध्ययन के बाद हरियाणा सरकार कोरोना के मामलों को रोकने के लिए कोई कदम उठा सकती है। सीएम ने कहा कि लोगों को जागरूक किया जाएगा कि जान है तो जहान है। बिना मास्क और शारीरिक दूरी का पालन किए कोरोना पर प्रहार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि होली का कार्यक्रम है और नवरात्रि भी आ रहे हैं, ऐसे में त्योहारों में अधिक गैदरिंग ना करें, शारीरिक दूरी का पालन करें और मास्क पहनें। तो वहीं मिर्जापुर में वाराणसी जाते समय थोड़ी देर के लिए रुके राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी ने होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान किसान आंदोलन, योगी सरकार और सपा से गठबंधन पर सवालों का जवाब दिया। जयंत चौधरी ने किसानों के आंदोलन पर कहा कि जिसके लिए वे कानून ला रहे हैं उन्हें ही कानून समझ में नहीं आ रहा। सपा से गठबंधन के सवाल पर जयंत चौधरी का कहना था कि सपा से रिश्ते बहुत पुराने हैं। अभी कल ही मैं और अखिलेश यादव मथुरा में साथ थे, पिछला चुनाव साथ मिलकर लड़े थे। अभी सीटों की बात नहीं हुई है, लेकिन मुद्दों पर हम साथ हैं। आंदोलन में डे 1 से शामिल हैं लोग। अब आप सोचिए 114 दिन हो चुके हैं, वे तो बहुत बड़ी कुर्बानी दे ही रहे हैं। धर्म के विषयों में भी बड़ा कोई धार्मिक आदमी भी होगा, व्यक्ति होगा, उसे आप कहो 114 दिन की तुम्हें तपस्या करनी है, कितने लोग निभा पाएंगे? तो 114 दिन से उनकी तो तपस्या जारी है। अब आप उनसे पूछेंगे तो वो कहते हैं कि 100 दिन और अगर सही तो 100 दिन यहीं बैठेंगे। जो सीमाओं पे हैं, टीकरी बॉर्डर हो, शाहजहाँपुर बॉर्डर हो, गाज़ीपुर बॉर्डर हो, सिंगू हो, वहाँ पे आप जाके उनका जो मिजाज है, जो माहौल है, वो वापस नहीं लौटने वाले। तो पंजाब के तरन तारण में पुलिस और दो निहंगों के बीच मुठभेड़ हो गई। निहंगों ने पुलिस पर तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने अपनी सुरक्षा में फायरिंग की और दोनों निहंगों को एनकाउंटर में मार गिराया।
हमले में घायल पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि तरन तारन में पुलिस के साथ निहंगों की मुठभेड़ में 2 इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। एसएचओ नरेंद्र सिंह और एसएचओ बलविंदर सिंह पर निहंगों ने हमला किया। घायल हालत में दोनों को अमृतसर के अमनदीप हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। निहंगों और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ तरनतारन के सुर सिंह गांव में हुई। सूत्रों के मुताबिक 2 निहंग नांदेड़ साहिब हजूर साहिब में एक हत्या कर यहां आए थे। जब इनका पुलिस से सामना हुआ तो पुलिस ने दोनों निहंगों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान इन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए। जवाब में पुलिस ने दोनों का एनकाउंटर कर दिया। एसएचओ ते हमला होया, 2 साडे एसएचओ इंजर्ड ने और 2 ये ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸੀਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी किसी तरह की परेशानी सामने आ रही है तो वो पार्टी के नेताओं से पार्टी कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। तभी सुविधाएं सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है और देश के सभी लोगों को वैक्सीन दिए जाने का काम किया जा रहा है। कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम और तेज़ी से चलेगा, एक्सेलरेटेड प्रोसेस पर चलेगा और जो आज के दिन में 60 साल जो जिसको कोई बीमारी नहीं है, 45 साल जिसको कोई पुरानी बीमारी है, उसके उन लोगों का है। इससे भी आगे कुछ ऐसी चीज़ आएंगी और मैं आग्रह करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि जो लोग आज के दिन एलिजिबल हैं आप ज़रूर आइए और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कीजिए। वैक्सीनेशन का पूरा जो हम ऑर्गेनाइज किया उसका पूरा उपयोग कीजिए और अपने आप को सुरक्षित, अपने आप को भी और समाज को भी सुरक्षित करिए। किसी तरह की भी सुविधा की ज़रूरत हो, किसी को कोई तकलीफ आ रही है तो हमारे पार्टी में कार्यालय में फ़ोन करना चाहें तो फ़ोन करिए हमारे। तो रविवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बैकुंठपुर के पकहा सारण बांध का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत करीब आधे घंटे की देरी से करीब 1 बजे गोपालगंज के बैकुंठपुर के पकहा बांध पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फैजुल्लापुर, शीतलपुर, बंधौली घाट पर चल रहे कटाव निरोधी कार्य का भी जायजा लिया। बता दें कि पिछले साल ज्यादा बारिश होने और नेपाल से ज्यादा पानी छोड़े जाने से गोपालगंज के पकहा में सारण बांध टूट गया था, जिससे इस इलाके में बाढ़ आ गई थी। इस बाढ़ से करीब गोपालगंज की 2 लाख की आबादी प्रभावित हुई थी। दोबारा बाढ़ ना आए, इसको लेकर विभाग कटाव निरोधी कार्य करा रहा है। इस दौरान सीएम नीतीश ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कटाव निरोधी कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो उस दौरान तो हम 2 बार ऊपर से ही हेलीकॉप्टर से ही चारों तरफ यात्रा करते हुए देख लिए थे और उसी समय जो यहाँ की समस्या 2 बार हुई और आप जानते हैं कि पूरे इलाके में जिस तरह से लोग दुष्प्रभावित हुए हैं और जिस तरह से पानी बढ़ा था नेपाल में भी और इस साइड में भी, तो उसके चलते लोगों को बहुत परेशानी हुई थी और बहुत लोग इसको झेले थे। तो ऐसी स्थिति में तो उसी समय आकर के हम लोगों ने देखा था और उस समय जो कुछ भी किया जाता था लेकिन फिर भी वो बार बार टूट जाता था। तो ये सब तो हम लोगों ने पहले भी देखा है, लेकिन बाद में जब बाढ़ का दौर ख़त्म हुआ तो ये बात तय थी कि इसको तेज़ी से काम करना है ताकि अगले वर्ष लोग बाढ़ से प्रभावित न हो। तो इस तरह से पूरा का पूरा काम जो कुछ भी ज़रूरी है वो ये डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है। इसके जितने इंजीनियर्स हैं और एक्सपर्ट्स भी हैं और बहुत सारे काम के लिए तो इन सब चीज़ों के लिए हमने NIT पटना को रखा है कि उसके भी लोग आते हैं इंजीनियर्स और देखते हैं उनके प्रोफेसर्स विशेषज्ञ के रूप में कि कहाँ क्या किस तरह से होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में उनसे राय ली जाती है। सड़क वगैरह भी कहीं से गुजर रहा है और उससे कहाँ क्या दिक्कत आई, तो हर चीज़ों के बारे में इन चीज़ों को देखा जाता है। तो जो भी फ्लड से प्रभावित हुए तो उसी को ध्यान में रखते हुए पूरा काम किया जा रहा है। और इसी बीच में हम लोगों के मन में ये बात हुई, हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ लगातार चर्चा की है और हमारे माननीय मंत्री। तो पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बरनाला शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा करने के बाद विकास कार्यों में तेजी लाई है।
इसी सिलसिले में पंजाब प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों बरनाला पहुंचे। केवल सिंह ने यहां 16 एकड़ और 22 एकड़ स्कीम कॉलोनियों में इंटरलॉकिंग, टाइल, सड़कों पर प्री मिक्स का काम और सीवरेज का काम शुरू करवाने के लिए कार्यों का शिलान्यास किया। जिसके बाद केवल सिंह ढिल्लों ने बताया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा बरनाला को स्मार्ट सिटी ऐलान किए जाने की खुशी है और बरनाला को एक नमूने का शहर बनाने के लिए विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इसके चलते बरनाला की 3 कॉलोनियों में 2.25 करोड़ की लागत से पानी की निकासी, सीवरेज का सड़कों पर प्रीमिक्स और कॉलोनी में इंटरलॉकिंग टाइलों का काम शुरू करवाए गए हैं। वहीं केवल सिंह ने दावा किया कि आने वाले 2 महीनों में सारे काम पूरी तरह से पूरे हो जाएंगे। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 16 ਏਕੜ ਔਰ 22 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ, ਪ੍ਰੀ ਮਿਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਔਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ 68 ਲੱਖ ਦਾ, 82 ਲੱਖ ਦਾ ਔਰ 80 ਲੱਖ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। और ये चैलेंज करता सी कि अगले 60 दिनों के विच इस दोने 16 एकड़ और 22 एकड़ के विच कोई भी। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी कर दिया गया है। प्राथमिक स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। वहीं 22 मार्च से रात 10 बजे के बाद राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्र में बाजार बंद रहेंगे। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। तो यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें उस पार भी जारी हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो, तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद हरियाणा सरकार भी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंतित है। इसको लेकर रविवार को सीएम मनोहर लाल ने करनाल जिला प्रशासन के साथ VC से बात की। सीएम से वार्ता के बाद करनाल जिला प्रशासन बढ़ते कोरोना के मामलों को रोकने के लिए रूपरेखा तैयार करते हुए नजर आया। मीडिया से बातचीत में DC निशांत कुमार यादव ने कहा कि कोरोना के मामले फिर से एक बार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से स्कूलों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसको लेकर अब प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ स्कूलों की चेकिंग के लिए 17 टीमों का गठन किया है, जो जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में जाकर चेकिंग करेंगी। और इस दौरान कोई बच्चा या टीचर बिना मास्क के स्कूल में मिला तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसमें आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी सभी जिलों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत मीटिंग ली गई और फिर जिला प्रशासन में हमने भी सारे के सारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स की और SHOs की बैठक करके उचित दिशा निर्देश दिए हैं। उनमें एक तो ये है कि हमने टोटल 17 टीमें बनाई हैं, जो हमारे ज़िले में टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल मिला के 780 स्कूलें हैं करीब। तो ये 17 टीमें उन 780 स्कूलों की चेकिंग करेंगी और कोशिश करेंगे कि 5 दिन के अंदर अंदर हम सारी की सारी स्कूलों को एक एक बार कवर कर लें, जिसके तहत हम ये चेक करेंगे कि बच्चों को मास्क दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते। चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट हो, ये अनिवार्य है कि बच्चे मास्क पहन के बैठेंगे और स्कूल प्रशासन, अगर बच्चे नहीं पहन के आते मास्क तो स्कूल प्रशासन उनको उपलब्ध कराएगा। तो मास्क पहनना एक चीज़ देखेंगे, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा वो देखेंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें देख करके जहाँ जहाँ भी गलतियाँ पाई जाएंगी वहाँ पे। देश में लगातार किसान कानूनों का विरोध किया जा रहा है, वहीं इस मामले में बच्चे भी पीछे नहीं हैं। पंजाब के फरीदकोट में छोटे बच्चों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। बच्चों ने चुनावी रैलियों पर भी सवाल उठाया। प्रदर्शनकारी बच्चों का कहना है कि रैलियों में कोरोना नहीं होता, किसान जब अपना हक मांगते हैं तो कोरोना आ जाता है। स्कूल और कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, हमारी पढ़ाई खराब की जा रही है। इसके अलावा बच्चों ने कहा कि जल्द से जल्द किसान कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। मोदी ने 3 काले कानून पास किए ने और जल्दी रद्द करे और जो कि मोदी ने नकली कोरोना बना के छुट्टियां कीतियां आ ਅਤੇ जो कि सानू गर्मी ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬਿਤਾਈਏ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ बोल रहा है एक पासे रिंग टूस ला रहे हैं कि भारत में बनी वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित आ, एक पासे बोल रहे हैं कि कोरोना बहुत बढ़ गया, सानू स्कूल बंद करने चाहिए आ। ये दोगला मन क्यों आ? क्यों साड़ी विद्यक संस्थावां बंद करके और क्यों साड़ी पढ़ाई खराब कर रहे हैं और क्यों यूनिवर्सिटियां बंद करके जो कि हज़ारां नौजवान यूनिवर्सिटियां दे विच रिसर्चां कर रहे हैं, क्यों उन्हां दी जिंदगी खराब कर रहे हैं। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮਾਰਚ ਕੱਢੀ गई है कि ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ। तो वहीं शिवपुरी में कांग्रेसियों की ओर से पूरे शहर में तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में करैरा के कांग्रेस विधायक प्रागीलाल जाटव भी मौजूद रहे। इस दौरान रैली गांधी पार्क से शुरू होकर पूरे नगर में भ्रमण करते हुए कांग्रेस कार्यालय पर संपन्न हुई। कांग्रेस की ये रैली पेट्रोल, डीजल और अन्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और विकास में कमी को लेकर निकाली गई थी। एक वर्ष पूर्व में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, इन लोगों ने अच्छी सरकार चल रही थी, किसानों का भला हो रहा था। इन लोगों के भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हुआ, इन्होंने हमारी सरकार को लूज कर शुरू करके हमारी सरकार गिराई। आज इन लोगों का ये मनमानी का कार्य नहीं हो रहा था। आज देखिए हमारे किसान के ऊपर कितना अन्याय हो रहा है। तेल में बढ़ोतरी, डीजल पेट्रोल में बढ़ोतरी, हमारे पूरे इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की गई। इस दौरान हमने आज जो हमारी खासी सरकार चल रही थी उसके हमने 1 वर्ष का ये कार्यकाल होते हुए जनता पार्टी के हमने एक दिवस मनाया है, तिरंगा दिवस मनाया है। इस दौरान देश की राजधानी दिल्ली में तंत्र मंत्र और अंधविश्वास का बोलबाला अभी भी चल रहा है, जहां 2.5 साल के मासूम की निर्मम हत्या कर दी गई। शव को बोरे में बंद कर फेंक दिया गया। मृतक के परिवार का आरोप है कि पड़ोस में ही रहने वाली महिला ने संतान प्राप्ति के लिए मासूम की बलि दे दी। दिल्ली के रोहिणी स्थित बुद्ध विहार थाना इलाके की यह घटना है। आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये प्रॉब्लम था, मैं तो सुबह 6:30 बजे मंडी चला गया, तो वहाँ से तो मुझे पास 11 बजे फ़ोन आया था कि मेरा बच्चा खो चुका है। तो मैं घर आके एकदम से गाड़ी करी और सब कहीं टहलने लगा, सब कहीं आस पड़ोस सब कहीं टहल चुका, मेरा बच्चा कहीं नहीं मिला। फिर मैंने कैमरे लगे थे उनके ज़रिए से फ़ोटो चेक करे, तो फ़ोटो के ज़रिए पता लगा कि मेरा बच्चा बिल्डिंग के अंदर ही है, बाहर निकला ही नहीं है वो। तो फिर मैंने पुलिस से कंप्लेन करी है, पुलिस तुरंत आई है, एक्शन लिया अपना, अच्छी तरह से सब कुछ चेक करा है। उसके बाद में मेरे जो साथ के लोग थे सब ने ऊपर बिल्डिंग 4 बार चेक करी थी,
कहीं कुछ कट्टा भी नहीं पड़ा था, कहीं कुछ नहीं पड़ा था। उसके बाद में पुलिस आई है, सब कमरे एक एक के कमरे जो भी मतलब ड्रम पानी वाला जो भी है सब खुलवा के देखा। उसके बाद में जब ऊपर तक पहुंची है पुलिस टॉप फ्लोर पे, तो वो चारों तरफ बिल्डिंग के देखा। फिर वो टंकी पड़ी थी पानी वाली, बड़ी बड़ी टंकी है, उनको खोल के देखा। उसके बाद में टंकी के उधर झांक के देखा तो एक कट्टा पड़ा था। तो कट्टे के लिए 2-3 बंदे भेजे कि देखो कट्टे के अंदर क्या है। तो फिर वो दूसरी साइड से रास्ता है, कट्टे के अंदर तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब के लुधियाना में सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई। युवती कोचिंग सेंटर से पढ़ाई कर घर लौट रही थी, जो एक टैंकर की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लुधियाना के छावनी मोहल्ला के भाई मन्ना सिंह नगर रोड का ये मामला बताया जा रहा है, जहां सीवरेज सफाई करने वाले नगर निगम के तेज रफ्तार टैंकर ने एक्टिवा सवार 20 साल की युवती एकता वर्मा को कुचल दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से चालक घटनास्थल से फरार बताया जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरा होने के बाद और आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले 4 वर्षों का लेखा जोखा और किए गए विकास कार्यों को गिनाने का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। एक तरफ जहां 19 मार्च को अमेठी जनपद के मुख्यालय के जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा की अध्यक्षता में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री और स्थानीय विधायक सुरेश पासी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन मंत्री महोदय इस कार्यक्रम में समय पर नहीं पहुंच पाए, जिसको लेकर लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिली। पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर एक पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। आज भारतीय जनता पार्टी शुक्ल बाजार मंडल द्वारा भूभूपुर में 4 वर्ष के पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में सरकार की यूपी के जालौन में कुछ लोग खेतों में गौकशी कर रहे थे, जिसकी सूचना मुखबिर द्वारा कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए प्रभारी निरीक्षक बलिराज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और गौकशी कर रहे 4 लोगों को पकड़ लिया। साथ ही मौके पर 11 खाल के टुकड़े 10 कुंटल मांस बरामद करने में सफलता प्राप्त की। कौंज थाना क्षेत्र में कल चमेड़ गांव में, जो कौंज थाना क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ से 4 लोगों को एक लोडर के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस लोडर में भारी 2 कुंटल लगभग करीब गौ मांस इसमें लदा हुआ था। इनके पास से तमंचे कार। तो मैनपुरी जनपद के करहल में उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की 4 वर्ष की उपलब्धियों को बताया गया और प्रदेश सरकार की नई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान प्रदेश सरकार की 4 वर्षों की उपलब्धियों की एक पत्रिका का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। उनको जन जन तक पहुंचाना और प्रदेश में जो नई योजनाएं चलाई हैं उनकी जानकारी जन जन तक पहुंचाना, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। प्रदेश सरकार ने अपनी जो 4 साल की उपलब्धियां हैं उनके प्रदर्शन के लिए एक पत्रिका भी भेजी है, जिसका विमोचन यहाँ पर किया गया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंतिम छोर में बसे आदिवासी बहुल ग्राम पंचायत के निवासियों की शिकायतें और लोगों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु एक बड़ी पहल करते हुए सीएफटी केंद्र पिपराही में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल और रीवा के कलेक्टर समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर शिविर में मिली शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया और शेष बची शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। घिरा हुआ पूरा क्षेत्र है, यहाँ से लोगों को तहसील और जनपद और जिले में मुख्यालय में अपने आवेदन लेके जाने में बड़ी दिक्कत होती है। गए भी तो कई बार लग जाता है, इसलिए पहले से प्रचारित किया गया। 20 दिन यहाँ सभी कर्मचारियों को समय दिया गया कि गांव-गांव जा करके लोगों के आवेदन कलेक्ट करें और उसका पात्रता का परीक्षण करा करके जो जिस पात्र के हिसाब से हो उसको उस तरह के प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जारी करे जाए और उनको इस योजनाओं का लाभ मिले। इसी उद्देश्य में आज ये था और यहाँ के जिला कलेक्टर और सीओ सभी कर्मचारी थे। बहुत सारे आवेदन आए, बहुत सारे आवेदनों का निराकरण हुआ, यहीं पर उनको सब वितरण भी किया गया और जिन प्रकरणों में और भी जांच करने की जरूरत है वो सारे आवेदन ले करके और शीघ्रता से पंचायत द्वारा उनका निराकरण करके उनको संबंधित लोगों को दिए जाए।
लगातार है ना जन समस्या निवारण शिविर है ना हर जगह आयोजित हो रही है। इसमें पिपराही है ना CFT में 12 पंचायतों को एक जगह का आज ना शिविर आयोजन हुआ है। पिछले 10-15 दिन से ही हमारी ना जनपद राजस्व और अदर डिपार्टमेंट्स हैं लोगों से आवेदन कलेक्ट किए हैं। उसमें कितने भी लोगों को लाभ दिलाया जा सकता है। मुझे लग रहा है आई थिंक 1900 लोगों के ऊपर है ना 12 पंचायतों का पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा आज लाभ दिया गया है विभिन्न योजनाओं को। संबल योजना से लेकर अनुग्रह सहायता रोजी पेंशन्स और इसके अलावा राजस्व विभाग की ओर से वारिसाना नामांतरण बंटवारा सीमांकन के ना कितने पेंडेंसी निपटा सकते हैं वो निपटा। पलवल से एक छात्रा की निर्मम हत्या की घटना सामने आ रही है। घटना बड़ौली गांव से है, जहां 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसको भागते समय छात्रा की मां ने देख लिया और उसकी पहचान कर ली गई। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने छात्रा की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये घटना हुई थी हमारे परिवार में। ये लेडीज विधवा महिला बेचारी, इसका घरवाला पति नहीं है, इसका बेटा नहीं है, इसके 4 बेटी थी। इनकी शादी कर रखी है, बेटी इनके पास रहती है। ये बेचारी एक छोटी सी दुकान करके अपना गुजर बसर अपने बच्चे पे इस बेटी के साथ रह रही थी। बेटी जो है, ये बेटी जो उसमें 11वीं क्लास में पढ़ती है। तो कल शाम की बात है, 6:45 बजे करीब, जब ये घटना को अंजाम दिया गया, इसका गलत रेप दिया गया बेटी का। शिवानी पुत्री पूर्ण की किसी व्यक्ति ने घर में उसे गले को गोद कर हत्या कर दी है। तो मौके पर पहुँचे, लड़की को लाश को देखा और मोर्चे में रखवा दिया है पोस्टमार्टम। यूपी के फिरोजाबाद में जिला मुख्यालय के सामने खतरनाक स्टंट करने का मामला सामने आया है। फिरोजाबाद जिला मुख्यालय पर सरेआम 2 युवा चलती कार के बोनट पर बैठकर स्टंट दिखाते हुए सेल्फी खींचते नजर आए। कार पर स्टंट कर रहे इन युवाओं की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि इन युवाओं को ना तो अपनी जिंदगी की परवाह है और ना ही कानून का कोई खौफ। देखने वाली बात यह रही कि यहाँ जिले का सारा प्रशासनिक अमला मौजूद होता है, वहीं कानून और ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। आपको बता दें कि फिरोजाबाद से हाल ही में स्टंट करते हुए 2 वीडियो वायरल हुई थी, जिन पर प्रशासन ने स्वतः संज्ञान लेते हुए चालान भी किया था, लेकिन मामूली आर्थिक दंड लगने के कारण ऐसी मानसिकता से ग्रस्त युवाओं के हौसले बुलंद हैं। जो वीडियो संज्ञान में आया है, ये थाना मटसेना क्षेत्र से संबंधित है और शाम करीब 5-5:30 का ये वीडियो है। इसमें गाड़ी का नंबर के अनुसार तत्काल सुसंगत धाराओं में MB एक्ट के तहत चालान करा दिया गया है और इस गाड़ी की तलाश की जा रही है, इसके गाड़ी के मालिक की तलाश की जा रही है। उनको थाने पर लाकर आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से बार बार वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो कोई विशेष कार्रवाई या इस तरीका कोई संदेश जिससे कि आगे की ऐसी न कर पाए? इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है और इनको प्रयास किया जाता है कि थाने लाके। श्रीनगर में मौसम जैसे ही सुहावना हुआ तो पर्यटकों के उमड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। यहाँ झीलों पर और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने के लिए पर्यटक पहुंचने लगे हैं। इस मौके पर झील समेत अन्य स्थानों पर पहुंचे पर्यटकों ने काफी खुशी जताई है। साथ ही व्यवसायियों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है। Actually Kashmir was in wish list for so long, तो और spring makes it the perfect season, perfect time to come, तो इसलिए हम लोग एकदम पीक विंटर्स में नहीं आए, अभी आए, सो दैट हम इंजॉय भी कर सकें कश्मीर की ब्यूटी को, यहाँ के कल्चर को, और सो दैट वी डोंट हैव टू जस्ट सिट इन आवर रूम, हम बाहर भी निकल सकते हैं। यहाँ इतनी ठंड भी नहीं, वेदर भी अच्छा है, ग्रीनरी में देख रही हूँ अभी एकदम न्यू है। सो आई एम होपिंग फॉर अ लॉट कि बहुत कुछ देखने को मिलेगा। रियली लुक ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक, हल्की सी विंड चल रही है, हाँ, एक्सपीरियंस है डल लेक की, शिकार बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सूदिंग फीलिंग है, ज़्यादा ठंड नहीं है, थोड़ी हल्की सी हवा है, और यहाँ की जो हाउस बोट्स हैं वो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। ये जो बर्फ़ इस साल, ये हमारी खुशकिस्मती है, जो बर्फ़ इस साल बहुत अच्छा रहा, उससे यहाँ टूरिज़्म को बहुत बढ़ावा, जैसे कि गुलमर्ग में जगह भी नहीं मिली है, इतना रश गुलमर्ग में था। दिसंबर जनवरी में
अब इंशाल्लाह हमें पूरा उम्मीद है अब उसमें बाहर आने वाला है। हम तैयार है, शिकारा वालों ने अपनी शिकारी पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री और भाजपा नेता मनीष ग्रोवर ने किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गंभीर सवाल दागे। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान आंदोलन को उकसा रहे हैं ताकि प्रदेश में 2016 में हुए दंगों की तरह हालात पैदा हो जाएं और मनोहर लाल खट्टर सरकार गिर जाए। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा गठबंधन सरकार पूरी तरह से मजबूत है और किसी कीमत पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुंगेरी लाल के सपने पूरे नहीं हो सकते। बताते चलें कि पूर्व मंत्री रोहतक जिले की परियोजनाओं की आधारशिला उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। किसानों के घड़ियाली आंसू जो कांग्रेस दिखा रही है, दीपेंद्र भूपेंद्र दिखा रहा है, पहले अपनी दिखाएं कि किसानों के साथ नहीं खड़े हुए, किसानों को सिर्फ लूटने का काम ये दोनों कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। बिल्कुल भूपेंद्र की वो स्थिति है कि जिस तरह मनोहर लाल सरकार को भगाना, मनोहर लाल सरकार नहीं भाग सकती। मनोहर लाल जी के पास बहुमत है और अविश्वास के ऊपर भी 56 जो लोगों ने वहाँ से दिए, 56 MLA समर्थन दिया, इसलिए सरकार ये बिल्कुल स्थिर सरकार है और जनता की सेवा 5 साल करेगी। भूपेंद्र हुड्डा। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी नगर में एक और तो पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन करेरा इलाके की कृषि उपज मंडी क्षेत्र में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इलाके के वार्ड 12 और 13 में करीब 5000 से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन यहां पानी का कोई ठोस इंतजाम नहीं है। यहां पानी के लिए एक ही हैंडपंप है, जिस पर रात 2 बजे से ही लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। लोगों को अपनी बारी के इंतजार में घंटों खड़ा रहना पड़ता है। इलाके के सभी लोग इस इकलौते हैंडपंप पर ही आश्रित रहते हैं, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कब से रोज आ रहा है, हम तो 5 बजे से खड़े रहे थे, एक 2 का सेड़ियाँ हाँ अब भल्लन देते तो नंबर लगे रहते 10-20 डब्बा धरा बैठे। आपने नगर पंचायत में आवेदन नहीं दिया क्या? अब हमने आवेदन नहीं दिया है? अब गए ही नहीं है, लेकिन अब जे है। कब से नल नहीं आ रहा है आपके? नल तो क्यों साल से नहीं आए। मंडी क्षेत्र की समस्या को और हेडपम्प की जानकारी मिली थी खराब होने की, तो उसको तत्काल ठीक करा दिया था और अपने इंजीनियर को भेज के दिखवा देते क्या समस्या। हरियाणा के फतेहाबाद के गुना इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को हिरासत में लिया है। ये पकड़े गए आरोपी वाहन चालकों को रुकवाकर पिस्तौल के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। सूचना मिलने पर मौके पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। फतेहाबाद के डीएसपी अजायब सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने आरोपियों के पास से 315 बोर की 2 पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए दोनों आरोपी युवक इससे पहले भी कई वारदातों में शामिल रह चुके हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये हमारे जो क्राइम के खिलाफ हमने वहाँ बुन्ना एरिया में और फतेहाबाद में जो मुहिम छेड़ रखी है, उसके अंतर्गत ही हमारी जो बुन्ना की टीम है उसके द्वारा कल 2 युवकों को जो बुन्ना के रहने वाले उनको गिरफ्तार किया गया है, जो राहगीरों को लूटने के लिए प्लानिंग बना रहे थे, जिनके कब्जा से 2 पिस्तौल देसी, 315 बोर व 3 उनकी गोलियां बरामद हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज रेवाड़ी को 117 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। आपको बता दें कि सीएम खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 87 करोड़ 11 लाख रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और 30 करोड़ 29 लाख रुपए की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं जिला सचिवालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिना भाई भतीजावाद, बिना भेदभाव के सभी इलाकों में समान रूप से विकास कार्य करवाया है। रेवाड़ी में भी लगभग 117 करोड़ रुपए की लागत से कुछ शिलान्यास और कुछ उद्घाटन हुए हैं और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने जिस तरह से पिछले 6-6 साल के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के और बिना भाई भतीजेवाद के जो विकास कार्य करवाए हैं, उनके लिए बधाई के पात्र हैं। और खासकर दक्षिणी हरियाणा जो कि एक काफ़ी उपेक्षित एरिया था जिसमें विकास नहीं हुआ पिछले तो यूपी के फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद ब्लॉक कार्यालय पर आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां सरकार के 4 साल की उपलब्धता को मुद्दा बनाकर बीजेपी जनता के बीच उतर पड़ी।
बीजेपी के नेता, विधायक और कार्यकर्ता ग्राम चौपाल से लेकर शहरों तक मोदी और योगी सरकार की नीतियों को जनता के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज आयोजित कार्यक्रम में एक कृषि प्रदर्शनी लगाई गई। आज किसान मेला गोष्ठी एवं प्रदर्शनी के पवित्र मौके पर आज सरकार को 4 वर्ष हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस समय कुर्सी पर वो बैठे थे 36,000 करोड़ रुपए जो किसानों पर कर्ज था पिछली सरकारों का 1 मिनट में उन्होंने माफ करके ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया। और मुझे लगता है कि कोरोना काल में भी इतने बड़े काम हुए हैं, हर बिंदु पे अगर चर्चा की जाए तो बहुत कहीं ना कहीं समय लगेगा। जनपद फिरोजाबाद की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ शुकाबाद में एक नहर पे पुल है ना, फिरोजाबाद जनपद में एक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र के लोगों को 43.02 करोड़ रुपए की 6 परियोजनाओं की सौगात देने का काम किया है। इसमें 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। बता दें कि इन परियोजनाओं का लोकार्पण करने से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा और कुरुक्षेत्र को पर्यटन और विकास की दृष्टि से एक नई पहचान मिलेगी। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र खेल हब के रूप में विकसित होगा। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 22 जिलों के 163 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं पर 1411 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। राज्यों की तरह हरियाणा में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में राज्य में कोविड-19 के 821 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,78,961 हो गई है। वहीं इस दौरान 3 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 3,093 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को यह जानकारी दी। अंबाला, करनाल और यमुनानगर जिले में कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हुई है। खबरों के मुताबिक गुरुग्राम में 141, करनाल में 123, कुरुक्षेत्र में 110 और अंबाला में 108 नए केस सामने आए। जहां फिलहाल 4,830 मरीजों का इलाज चल रहा है और स्वस्थ होने की दर 97.16% है। तो पंजाब के जिला गुरदासपुर के कहानूबान की दाना मंडी में माझा किसान संघर्ष कमेटी की तरफ से किसानों को जागरूक करने के लिए किसान महासभा करवाई गई, जिसमें सैकड़ों किसानों ने शमूलियत की। इस महासभा में जगजीत सिंह डल्लेवाल, मनजीत सिंह राय, बलविंदर सिंह राजू के अलावा दूसरे कई किसान आगू ने स्टेज से संबोधन किया। अंदोलन चढ़ती कला च दिनों दिन अंदोलन फैल रहा है पूरे देश के अंदर। जिहड़ी सरकार जिहे जिहा सरकार का सुभाव सी, अज लोग उस रूप दे विच इन्हां नूं जवाब देण ते तुरे हुए ने। जिवें यूपी दे विच अंदोलन फैल चुकिया है, इधर राजस्थान दे विच अंदोलन फैलना शुरू होया हुआ है। जिवें जिवें अंदोलन बाहरलियां स्टेटां जिवें तुसीं देखिआ वड्डा hungaरा मिलिआ है अंदोलन नूं पश्चिमी बंगाल दे विच, ਤਾਂ जिस दिन का हंगारा मिलिਆ है उस दिन का तुसीं देख रहे हो बीजेपी के अंदर भी कुछ ना कुछ हलचल नज़र आ रही है। ये हलचल ये संकेत दे रही है कि एक ना एक दिन सरकार नूं किसानां दीयां इन्हां जायज़ मंगां दे सामने झुकना पैना, पिछे हटना पैना, एक कानून रद्द करने पैने हैं और ये अंदोलन बहुत वधिया चढ़दी कला दे विच जित बल नूं जा रहा है। लगता नहीं कि सारे जथेबंदियों ने एक स्टेज ते इकट्ठे होना चाहिए सी पहला ही, ते ये जित भी पहला मिल सकती थी। नहीं देखो, जथेबंदियां एक स्टेज ते ना इकट्ठियां होने वाली कोई। तो हरियाणा के अंबाला जिले में कोरोना की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही है। कोरोना ने एक बार फिर इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहीं एक दिन में 108 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं जिले में कोरोना ने एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली। वहीं अब जिले में कुल 153 मरीजों की जान जा चुकी है। लगातार बढ़ रहे संक्रमित मरीजों के आंकड़ों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि नए 108 संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 12,865 हो गई है। केवल 17 ही मरीज ऐसे हैं जो ठीक हुए हैं। इसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 12,166 हो गई है।
तो खबर हरियाणा के रोहतक से है, जहां महम चौबीसी के गांव खरकड़ा वासियों ने जलघर की सफाई का अभियान चलाया। बता दें कि महिलाएं, बच्चे सहित ग्रामीणों ने समाजसेवी रिटायर्ड अध्यापिका जयकौर के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान जयकौर ने बताया कि जलघर की सफाई को लेकर कई बार अधिकारियों को शिकायत दी गई, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। साथ ही बताया कि 2013 में विधायक आनंद सिंह दांगी ने 70 लाख रुपए से गांव में पीने के पानी का प्रबंध किया था। इसके बाद अब सरकार नई पाइपलाइन डलवा रही है, इसलिए उन्होंने जलघर की सफाई का अभियान चलाया है। महिलाओं ने बताया कि गांव में पीने के पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है। आज महिला और बच्चे अपनी मर्जी से सफाई अभियान चलाए हुए हैं ताकि ग्रामीणों को गर्मी में साफ पानी पीने को मिल सके। जलघर में सफाई का कोई प्रबंध नहीं है। आज ये जो हमारा टैंक है पानी का, इसमें थोड़ी सी मिट्टी जमी हुई है, क्योंकि अभी सूखा है, तो हम चाहते थे कि इसको सफाई की जाए। इसलिए हमने गांव के आदमियों को, औरतों को मोटिवेट करके तो ये यूपी के हापुड़ पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चक्रपाणी यादव ने जनपद में संगठन विस्तार और आगामी त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर बैठक की। बैठक में भारी संख्या में पहुंचे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रसपा के राष्ट्रीय महासचिव चक्रपाणी यादव का जोरदार स्वागत किया। साथ ही प्रेस वार्ता करते हुए राष्ट्रीय महासचिव चक्रपाणी यादव ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।